गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं हूं तैयार आपके लिए NCERT सार बैच की क्लास लेकर। सभी बच्चे जल्दी जुड़ेंगे ताकि इस क्लास की शुरुआत की जा सके। अभी हम लोग भारत में यूरोपियों के प्रवेश वाले चैप्टर में ही है और आशा करते हैं कि आज ये चैप्टर समाप्त हो जाना चाहिए। आज जहाँ तक ये चैप्टर समाप्त होगा वहीं तक क्लास लेकर के और फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आर्थिक वाले भाग में एंट्री करेंगे। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन चूँकि क्लास ड्यूरेशन बढ़ाया गया है तो जल्दी से हम अब बड़े चैप्टर को भी कंप्लीट करने में सफल हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका चैट देखूंगा कुछ क्षण के लिए और फिर क्लास की तुरंत शुरुआत करता हूँ। अगर कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले आप बता देंगे क्या दिक्कत हुई है या कुछ समझ में नहीं आया है। कल किसी बच्चे का मैंने चैट देखा था तो शायद वो वेनिस वाली कंपनी को लेकर के यहाँ पर भी कंफ्यूज थे और वहाँ पर भी उन्होंने एक मैसेज दिया हुआ था कि आपने ये लिखाया है। तो स्वाभाविक है कि जब आपकी समझ नहीं होती है तो ऐसी गलतियाँ हो जाती है। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। तो क्या वो बच्चा यहाँ उपस्थित है जिसने कुछ वेनिस वाले को उनको लेकर के दिक्कत हुई थी? हिस्ट्री में 6.5 मार्क्स आया है खुशी मौर्या को। बहुत बढ़िया है खुशी, बहुत ही, मुझे भी बहुत खुशी हुई आपके मार्क्स को देख करके। और यहाँ पर मैं मार्क्स की अगर चर्चा की है तो यहाँ पर मैं आपसे एक चर्चा करूँगा कि जो NCERT सार बैच के क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पर देखो, अभी जो आप लोगों के स्टेटस को मैं देख रहा हूँ, मैं खाली चैट देख रहा हूँ आपका लैपटॉप के ऊपर कि कोई कुछ कहना तो नहीं। तो चलिए, वेरी गुड इवनिंग। तो वो बच्चा क्या अवेलेबल है यहाँ पर जिसने वेनिस वाला कुछ पूछा था? यूपीएससी की तैयारी करने के PQ का क्वेश्चन लिखना चाहिए। जब तक आपके पास कंटेंट नहीं आ जाता है तब तक क्वेश्चन नहीं लिखना चाहिए। कंटेंट जब तक नहीं आता, जैसे NCERT सार बैच की खासियत है कि जैसे खुशी मौर्या ने कहा कि मुझे 6 और 5 मार्क्स आए, और मुझे लगता है कि और भी बच्चों को आए हुए 6 मार्क्स तो ऑन द एवरेज आए ही आए हैं जो कल मैंने क्वेश्चन लिखने के लिए दिए थे। तो यहाँ पर फ़ायदा क्या है कि जो कंटेंट आपके सामने आ जाता है तो उसके आधार पर क्वेश्चन लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा। जबकि रैंडमली अगर लिखने के लिए देते हैं वहाँ बच्चों की स्थिति 2-3 क्वेश्चन में बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत बुरी स्थिति रही, बच्चे फ्रस्ट्रेट होने लगे और मैं भी यहाँ पर परेशान होने लगा कि अब बच्चों को कैसे फिर संभाला जाए। तो सबसे जो मेजर दिक्कत है आंसर लिखने में वह यही है कि आपके पास कंटेंट की कमी। कंटेंट अगर आपको दे देते हैं तो आप आंसर लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं, आंसर सही दिशा में लिख भी पाते हैं। अब कंटेंट देने के लिए आप ये कहना तो बड़ा मुश्किल है ना कि भाई सभी जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सबका मैं पहले कंटेंट दे दूं, पहले मॉडल आंसर दे दूं, तब आप परफॉर्म करेंगे। तो एक लैकिंग आ रहा है पढ़ाई के दौरान। कि लैकिंग ये है कि जो मतलब दूसरे बैच की बात करो जो यहाँ से हैं, यहाँ जाएंगे तो उनको तब तक समझ इतनी आ ही चुकी होगी। यहाँ तो NCERT वाले में तो मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिला कि कम से कम मैंने बच्चों को इतना दे दिया है कि अगर इसी को बार बार पढ़े तो वो काम चला लेगा। लेकिन जो बच्चे रैंडमली कुछ भी तैयार कर रहे हैं, जैसे मैं देखता हूँ कि शाम को जो 6 बजे क्लास होती है उस पर बहुत सारी कॉपियाँ ऐसी आती है जिसको कि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। वो कभी क्लास देखते होंगे या हो सकता है केवल क्वेश्चन देख करके लिखने की कोशिश करते हो। फिर उनके लिए समय बर्बादी के सिवाय और कुछ चारा नहीं होता है। यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी ऐसे नहीं होगी कि कुछ भी कर ले। यहाँ हमेशा एक सिस्टम से चलना पड़ेगा। सिस्टम मतलब क्रमबद्धता को फॉलो करना पड़ेगा और एक से उत्पन्न दूसरी प्रतिक्रिया को समझना होगा। नहीं तो ये चैप्टर हम लोग क्यों फॉलो करते? तो NCERT सार बैच इस मामले में बेस्ट हो जाता है कि यह एक के बाद एक चैप्टर को लेकर के आता है और सबके इम्पैक्ट को समझाने की कोशिश करता है। तो इसलिए आप यहाँ पर बहुत फ़ायदा इसका उठा लेंगे और बहुत फ़ायदा आपको उठेगा यहाँ से। बहुत फ़ायदेमंद नहीं है यूपीएससी के लिए या पीसीएस वगैरह के लिए, बहुत फ़ायदेमंद नहीं है। बहुत फ़ायदेमंद नहीं है सिकंदर चौहान जी। जो न्यू बुक है ना वो अलग तरीके से लिखा गया है। क्लास के लिए तो फ़ायदेमंद हो सकता है, जो उस क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन जिस हिसाब से सिलेबस बना हुआ है पीसीएस का या कंपटीशन का, उसमें वो बहुत फ़ायदेमंद नहीं है। कुछ चैप्टर है, कुछ पॉइंट्स वहाँ से आ सकते हैं, उसको मैं यथासंभव जहाँ भी योग्य होगा वहाँ मैं डाल दूंगा। लेकिन ये जो ओल्ड NCERT वाला है ये हमारे लिए परफेक्ट। कहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी? 18वीं सदी का भारत हो चुका है और आज कोशिश करेंगे कि इसको भी समाप्त कर दें कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश और अंग्रेजों की विजय। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियां और उसका प्रशासनिक ढांचा। चैप्टर थोड़े बड़े बड़े, इसलिए आप देखेंगे 12-13 चैप्टर में पूरा का पूरा NCERT समाप्त हो जा रहा है। थोड़े बड़े लेकिन है बढ़िया, मैं उसमें और एड ऑन करके आपको मैटर देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे यहाँ पर
और यही होगा कि भारत में यूरोपियों का प्रवेश, भारत में यूरोपियों का प्रवेश, यह हो जाएगा आपके चैप्टर का नाम। और यहां अगर देखें तो यहां हमें जो पढ़ना था वह था आपका कि किस प्रकार से वेलेज़ली के अधीन ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। यही चैप्टर, यही पार्ट चल रहा था। यानी वेलेज़ली के अधीन ब्रिटिश विस्तार, ब्रिटिश विस्तार हो जाएगा। वेलेज़ली के अधीन ब्रिटिश विस्तार किस प्रकार से हुआ है, इसे हमें देखने की कोशिश करनी है। यहां हमने देखा कि वेलेज़ली के अधीन हमने क्या देखा, मैंने आपको बता दिया, मुझे लगता है सिकंदर, वेनिस, पुर्तगाल, ईटीसी, ये सब पता है। यूरोप में कहाँ है, मैप पास में। तो आपने ही पूछा था अस्या गुप्ता, आपने पूछा था, तो आपको ये समझ में होना चाहिए ना। कल मैंने एक वॉइस नोट भी आपको छोड़ा हुआ था कि समझ में होना चाहिए वहाँ लिखा क्या है। आप स्क्रीनशॉट भेज रहे हो तो आपको ये समझ तो होना चाहिए कि वहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है। ज़्यादा जो होशियार बच्चे होते हैं उनकी यही दुर्गति होती है, वो ज़्यादा ही कुछ समझ लेते हैं। आप अगर वहाँ पढ़ेंगे तो बात हो रही थी किसकी, वेनिस की, कहाँ के लिए हो रही थी, फिर पुर्तगाल की क्या बात हुई, ये सब सारी बातें नहीं समझ पा रहे हो, तभी तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा है कि मुझे ये कन्फ्यूजन हो रहा है, ये दिक्कत आ रही है। तो ये तो फिर कैसे डेवलपमेंट होगा, मैं नहीं समझ पाता हूँ। मैं समझ गया कि आपकी दिक्कत क्या है, कि आप गलतियाँ स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वेलेज़ली के अधीन ब्रिटिश विस्तार देखें तो यहाँ पर हम देखे थे, हमने देखा था कि मराठों के साथ या मराठा पेशवा के साथ क्या था, पेशवा के साथ, मराठा पेशवा के साथ क्या हुआ था, यहाँ पर बसीन की संधि हुई थी। बसीन की संधि हुई थी, कब हुई थी, 1802 में, 1802 ईस्वी में बसीन की संधि हुई थी। यहां यह हम लिख सकते हैं, इस काल में मराठा पेशवा के साथ, पेशवा या मराठा साम्राज्य एक परिसंघ के तहत कार्यरत था। मराठा साम्राज्य एक परिसंघ के तहत नियंत्रित होता था, एक परिसंघ के तहत नियंत्रित होता था। कैसे नियंत्रित होता था, जिनमें शामिल थे, कौन कौन शामिल थे इसमें, एक परिसंघ के तहत नियंत्रित होता था, जिनमें कौन कौन शामिल हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका पेशवा। पेशवा का केंद्र कहाँ है, यह है आपका पेशवा का केंद्र पुणे में है, पुणे जो महाराष्ट्र में है। दूसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा होलकर हो जाएगा, इसका केंद्र है आपका नागपुर में। तीसरा है आपका भोंसले हो जाएगा, भोंसले का केंद्र कहाँ है, इंदौर में। फिर आप देखेंगे गायकवाड़ हो जाएगा, गायकवाड़ एक हो जाएंगे। ये भी यहां पर 4-5 संघ है। एक और आप देंगे सिंधिया, सिंधिया को देखें तो ये हो जाएंगे आपके ग्वालियर में। ये सभी मिलकर के एक परिसंघ का निर्माण करता था। ये सभी मिलकर के क्या करता था, एक परिसंघ का निर्माण करता था। इंदौर का ग्वालियर होगा, ठीक है, होलकर होगा, ग्वालियर होगा, बड़ौदा भी, हाँ यहाँ ये छूटा है क्या, गायकवाड़ कहाँ है, बड़ौदा का है। ये सभी मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं। अब इस संघ में दिक्कत क्या आ रही है कि जो मान लो ये सभी पहले क्या थे, एक मुट्ठी के बराबर थे, और पूरे भारत में ये अपने घोड़ों को दौड़ाते रहते थे, और पूरे भारत में इन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्र को स्थापित कर लिया था। लेकिन अब इस काल के बाद हम देखते हैं कि आपस में ही ये लड़ने लग जाते हैं, आपस में ही इनका विवाद शुरू हो जाता है, खासकर पेशवा और होलकर के बीच में। इस दोनों के बीच में देखेंगे होलकर बहुत मजबूत है, अगर इन सभी में देखें तो सबसे मजबूत आपका होलकर ही है। तो पेशवा और होलकर सबसे मजबूत है, और इस कालखंड में देखें पेशवा सबसे कमजोर है।
क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही अयोग्य टाइप के व्यक्ति पद पर बैठे हुए हैं जिसका नाम है बाजीराव द्वितीय। ये बाजीराव द्वितीय वही है जो इनके पिताजी एक बार हुआ करते थे। इन्होंने भी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी जब इन्होंने ब्रिटिशों का संरक्षण प्राप्त कर लिया था, जिनको हम कहते हैं रघुनाथ राव। रघुनाथ राव के ही पुत्र थे पेशवा बाजीराव द्वितीय और अपेक्षाकृत कम योग्य हुआ करते थे। तो यहां जो सरदार है ये लोग ये क्यों फिर पेशवा की अधीनता स्वीकार करेंगे? तो यहां पर एक विवाद की स्थिति आती है और जैसे विवाद की स्थिति आती है वैसे ही हम क्या देखते हैं, वैसे ही यहां पर फिर ब्रिटिशों के संरक्षण में जाने की बात आती है या ब्रिटिशों का एक तरह से हस्तक्षेप प्रारंभ हो जाता है। मराठा पेशवा के साथ बसीन की संधि होती है। इस काल में मराठा साम्राज्य एक परिसंघ के तहत नियंत्रित होता था। पेशवा तथा होलकर के मध्य विवाद की स्थिति आई, जिसके पश्चात पेशवा ने ब्रिटिशों की सहायता प्राप्त कर ली। ब्रिटिशों की सहायता प्राप्त कर ली, हालांकि सहायता प्राप्त कर ली। इस वजह से शेष जो सरदार थे, इस वजह से परिसंघ के शेष मराठा सरदार किसके खिलाफ हो जाते हैं? सरदार ब्रिटिशों के खिलाफ हो गए तथा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भड़क उठा। आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया। ठीक है, यहां हमने देखा एक विवाद की स्थिति बनती है और जैसे विवाद की स्थिति बनती है पेशवा और होलकर के बीच में, वहां पर फिर ब्रिटिशों की सहायता प्राप्त की। ब्रिटिश जैसे ही पेशवा के पक्ष में आते हैं फिर एक विवाद खड़ा हो जाता है और मराठा पेशवा भी बाद में जाकर के मिल जाते हैं, मराठाओं से ही मिल जाते हैं। तो एक बड़ा भयानक सा युद्ध यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है जिसको जनरली क्या कहा जाता है इतिहास में, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है। अगर हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुए बहुत सारे युद्धों की चर्चा करें तो 2-3 युद्ध की चर्चा यहाँ पर कर सकते हैं, बहुत अधिक तो नहीं, 2-3 युद्ध की चर्चा कर सकते हैं। वैसे जब एडवांस लेवल पर पढ़ते हैं तो एक सीरीज में युद्ध को देखते हैं कि इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ, इसके साथ हुआ, उसके साथ हुआ, ऐसा करके बहुत सारा युद्ध हम देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उतने युद्ध की चर्चा हमें करने की आवश्यकता नहीं होगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और इसलिए हम कुछ ही युद्धों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे हम देखते हैं, जैसे अगर हम देखें कुछ ही युद्धों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि एक आरेगांव की लड़ाई होती है, आरेगांव की लड़ाई होती है, असाई की लड़ाई होती है। जो प्रमुख युद्ध हो जाएगा इस दौरान वह हो जाएगा आपका असाई की लड़ाई, असाई तथा आरेगांव की लड़ाई। आरेगांव कहाँ है? बंबई के पास ही आरेगांव की लड़ाई हो जाएगी। इसमें जो मेजर शक्ति है वह पराजित होता है। कि लड़ाई असाई तथा आरेगांव की लड़ाई एक होता है। और यहाँ एक मैं सेनानायक का नाम लिखाऊंगा, उसको भी आप याद कर लीजिएगा, जैसे हम देखते हैं ये होता है आपका 1803 ईस्वी में, और यहाँ पर भोंसले तथा सिंधिया की संयुक्त सेना पराजित होती है। संयुक्त सेना ब्रिटिशों से पराजित हुई है, पराजित हो जाती है। 1803 ईस्वी में भोंसले और सिंधिया की संयुक्त सेना ब्रिटिशों से पराजित हुई। जब एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर डेट में भी आपको कंफ्यूजन आएगा। एनसीईआरटी को एक सामान्य तरीके से लिख दिया गया है और वहाँ पर डेट को बहुत मतलब
वैसे तो ऑथेंटिक हम मानते हैं कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो ऑथेंटिक डेट हो जाएगा, लेकिन यह समझाने के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो 1803 में एक लासवारी की भी लड़ाई हो जाती है, जिसकी चर्चा यहाँ पर नहीं की जा रही है। तो डेट के ऊपर आप अड़ेंगे नहीं कि वहाँ तो 1802 लिखा हुआ था, यहाँ 1803 कैसे हो गया, इसको आप नोटिस नहीं करेंगे, क्योंकि सभी डेट अपने आप में सही है और लिखने का तरीका उसका अलग अलग होता है। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि आड़ेगांव की लड़ाई में भोंसले और सिंधिया की संयुक्त सेना ने मुकाबला किया ब्रिटिशों का, लेकिन पराजित हुए। जबकि कहीं आप पढ़ेंगे कि केवल भोंसले और ब्रिटिशों के बीच में लड़ाई हुई थी। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। यहाँ असल में आपको ध्यान रखना चाहिए कि युद्ध हो रहा है और एक पक्ष मराठा है और एक पक्ष ब्रिटिश है। अलग अलग जगह डेट आपको अलग अलग मिल सकता है। तो ब्रिटिशों के हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये पराजित हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक 1803 में ही देखेंगे लासवाड़ी की लड़ाई होती है। लासवाड़ी की लड़ाई यहाँ पर होगी और यह हो जाएगी आपकी 1803 में। लॉर्ड लेक ने इस लड़ाई में सिंधिया को पराजित कर दिया। लड़ाई में सिंधिया को पराजित किया, अकेले पराजित किया। इससे फिर अलग एक संधि कर लिया जाता है। सिंधिया यहां पर पराजित हो जाता है और फिर हम क्या देखते हैं, अंशु कंटल। चलिए ठीक है आसिया, एक बार मैं चैट देख लेता हूँ, क्योंकि 2-3 चैट में नया देख रहा हूँ तो मैं एक बार देख लूँगा। श्री मैप में समझ नहीं बन पा रहा है, इसलिए कोई रास्ता बता दीजिए। कोई रास्ता नहीं है अनुष्का कुमारी, रास्ता एक ही है, बार बार देखिए। अंशु कंटल ने कहा कितना याद रह जाता है, तो याद क्यों नहीं रहेगा, मैं दोबारा देख समझ। ठीक है, कोई बुक की पीडीएफ नहीं मिल रही है। बुक की पीडीएफ एप्लीकेशन सॉरी टेलीग्राम पर पड़ा हुआ होता है, आपको पीडीएफ खोजने नहीं आता है, बस यही दिक्कत है। आप अपनी गलती को नहीं स्वीकार कर रहे कि मुझे खोजने नहीं आ रहा, आप ये कहते हैं मैं खोज नहीं पा रहा हूँ। तो जब जाएंगे टेलीग्राम पर, उसी में पीडीएफ का सेक्शन होता है ऊपर, जब जहाँ फोटो लिखा रहता है उसके नीचे देखेंगे फाइल पीडीएफ इस टाइप से कुछ लिखा रहेगा, उसी में देखेंगे तो बहुत सारे पीडीएफ वहीं पर होते हैं जो भी शेयर किए जाते हैं। और वैसे भी मैंने उसको पिन कर दिया था, तो आप देखेंगे तो मिलेगा क्यों नहीं। आदमी से कोई मनुष्य से बढ़ कर के कोई चीज़ है, मनुष्य प्रयास करना चाहिए। जब ये श्योर है कि पीडीएफ वहीं पर है, तो इसका मतलब है कि प्रयास अच्छे से नहीं हुआ, प्रयास अच्छे से होगा मिल जाएगा। तो लसवारी की लड़ाई है 1803 में। लॉर्ड लेक ने इस लड़ाई में सिंधिया को पराजित किया। अब देखिए सिंधिया को पराजित करने का मतलब क्या था। सिंधिया को पराजित करने का मतलब यह था कि सिंधिया ने ही मुगल सम्राट को नियंत्रित किया हुआ था। जो दिल्ली में मुगल सम्राट रहते थे 1872 के बाद, तो वहां पर नियंत्रण सिंधिया का ही था। और सिंधिया केवल मुगल सम्राट को नियंत्रित नहीं कर रहा था, बल्कि जितने राजपूत शासक थे उस पर भी कंट्रोल सिंधिया का ही हुआ था। क्योंकि राजपूत शासक पर कैसे कंट्रोल होगा, इसलिए होगा कि मराठों ने पूरे भारत को जीता हुआ था और अलग अलग क्षेत्र में मराठों ने विजय हासिल की हुई थी। तो जो राजपूत क्षेत्र देखते हैं, यानी राजस्थान का क्षेत्र है, दिल्ली का क्षेत्र है, यहां से ग्वालियर भी नजदीक है, तो इसलिए इन पर कंट्रोल सिंधिया का था। अब सिंधिया भैया हो गए पराजित। सिंधिया का नाम सुना है ना, अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया है महाराज वहाँ के, अभी भी महाराजा है ही, मतलब राज परिवार है, मतलब राजा की शक्ति अब नहीं है, लेकिन राजा कहा जाता है उनको भी। माधवराव सिंधिया थे, उनके पुत्र अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो भारत सरकार में मिनिस्टर भी है। और उनका ग्वालियर के ऊपर एक साम्राज्य भी है, उनका अपना स्टेट है, उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, तो अच्छे खासे अभी प्रॉपर्टी धारक तो हैं। तो वही सिंधिया है। लासवारी की लड़ाई है 1803 में। लॉर्ड लेक ने इस लड़ाई में क्या कर दिया, सिंधिया को यहां पर पराजित कर दिया जाता है। और इसमें हम क्या देखते हैं, पराजित कर दिया। इसके पश्चात राजपूताना सहित अलीगढ़, दिल्ली, आगरा पर ब्रिटिशों का नियंत्रण हो गया। आगरा पर ब्रिटिशों का नियंत्रण हो जाता है, ब्रिटिशों का नियंत्रण हो गया।
हो गया, मुगल क्या हो जाते, मुगल शासक या मुगल बादशाह फिर से ब्रिटिशों के पेंशनर बन गए, ब्रिटिशों के पेंशनर बन गए, पेंशनर बन गए। अब याद कैसे होता है कोई मैटर, आप कहते हैं कि आपको कैसे याद होता है, याद करने का एक तरीका होता है, कैसे याद होगा। अब मैं लिख रहा हूं यहां पर, लेकिन जब मैं ये लाइन लिख रहा हूं तो मुझे पूरी कहानी याद आ गई कि मुगल सम्राट पेंशनर कब बने थे और फिर कब के बाद कब फिर ये स्थिति आ गई। ये कहानी अगर लिंक स्थापित नहीं हुआ तो फिर कोई घटना याद नहीं रहेगी। और ये आप घबराए नहीं, मैंने ये प्रयास लगातार किया है। मैं लगभग पढ़ने से लेकर के पढ़ाने के बीच में ये समय जो है वो 20 ईयर से अधिक है, 24 ईयर से मैं यही काम कर रहा हूँ। अगर 2000 ईस्वी से मैं तैयारी कर रहा हूँगा, जब तक आपका जन्म भी नहीं हुआ था तब से मैं यही काम कर रहा हूँ, तो मुझे याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने लगातार 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 यही काम किया है। और आप पहली बार पढ़ रहे हैं और आप सोचेंगे कि सारी बातें याद हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन आप देखिएगा कि एक आध मतलब अगर लगातार आप प्रयास करते रहते तो 6 महीने के अंदर ही आपको सारी बातें सिस्टमेटिकली याद होती जाएगी। बस केवल निर्देशों का पालन करिए। जैसे पीछे की घटनाएं हम रिकॉल कर पाते हैं, तब जाकर के माना जाएगा कि आप फिर लिंक करने में सफल होंगे। मैं बताता हूं कि यहां पर लिंक करने की हमें क्या जरूरत थी। कि लसवारी की लड़ाई हुई 1803 में, एक घटना है, सामान्य घटना है, और इसमें कहा कि लॉर्ड लेक ने इस लड़ाई में सिंधिया को पराजित किया। चलो ये मान लो 1803 की घटना हो गई, लेकिन इस घटना का एक परिणाम क्या हुआ कि उसने पहले की कुछ स्थिति को परिवर्तित कर दिया। जैसे राजपूताना सहित अलीगढ़, दिल्ली, आगरा पर ब्रिटिशों का नियंत्रण हो गया और मुगल बादशाह फिर से ब्रिटिशों के पेंशनर बन गए। अब इसको लिंक कैसे करेंगे, तो लिंक करने का मतलब यह होगा कि देखिए, मुगल बादशाह शाह आलम को हमने पढ़ा हुआ था पहले ही, और वो दिल्ली छोड़ करके इलाहाबाद रहने लग जाते हैं। यही शाह आलम था जिसने कि 1764 में बक्सर की लड़ाई भी लड़ी थी, और बक्सर की लड़ाई में यही शाह आलम पराजित भी हुआ था। पराजित होने के बाद मुगल बादशाह और ब्रिटिशों के बीच में एक इलाहाबाद की संधि हो गई थी, और उस संधि के माध्यम से मुगल बादशाह ब्रिटिशों के पेंशनर बन गए थे। एक घटना हमने देखी थी इलाहाबाद की संधि 1765 की। बात हो रही है 1803 की। फिर क्या हुआ कि इसी बीच में फिर से मराठे शक्तिशाली हो गए और 1872 में 1772 में उसने फिर से ब्रिटिशों पर हमला किया, या उस क्षेत्र पर हमला किया, और वहां से मुगल बादशाह को कहा अब ब्रिटिशों से डरने की आपको जरूरत नहीं है, आप मेरे संरक्षण में आ जाइए। और फिर उसने मुगल बादशाह को लेकर के दिल्ली में स्थापित कर दिया। ये बात है 1772 की, जब माधवराव प्रथम पेशवा हुआ करते थे। 1772 से लेकर के अभी तक यानी 1803 तक मुगल बादशाह मराठों के अंदर थे, मराठों में भी स्पेशली सिंधिया के अंदर थे। अब सिंधिया हो गए पराजित और फिर से मुगल बादशाह ब्रिटिशों के पास चले गए। ये कहानी हमें लिंक करने के लिए आनी चाहिए, तब जाकर के सारी घटनाएं आसान हो जाती है और हमें समझना भी आसान हो जाता है। तब हम विजुअल बना सकते हैं, एक जैसे नहीं कहते चलचित्र जैसा चल रहा है वैसा कर सकते हैं। और इसके लिए बाबूजी थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। ऐसा मत समझिएगा कि मुझे सिर्फ 10-20 साल पढ़ते 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 याद हो गया। याद करने का मैंने प्रयास भी किया है। यकीन करो कि मतलब मैं अभी कहूँगा तो आपको आश्चर्यचकित होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे उस ज़माने में तो इंटरनेट इतना नहीं था ना। तो वहाँ पर पढ़ाई का आलम ये होता था कि जब रात में सोने जाएं, सपना भी देखें, तो वही घटना दिमाग में घूम रही होती है, वही घटना चले, मतलब सपना जो देख रहे हुए वो चूंकि दिन भर वही एक ही काम कर रहे होते थे, तो वो सपने में भी वही घटनाएं घटित हो रही होती थी। तो इसका मतलब है कि जो माइंड है वो कंसंट्रेटेड है पढ़ाई के प्रति। इस वजह से भी मतलब प्रयास करने से ऐसा हो सकता है, आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन कंसंट्रेटेड होना जरूरी है। लसवारी की लड़ाई हुई, लॉर्ड लेक ने इस लड़ाई में सिंधिया को पराजित किया। इसके पश्चात राजपूताना सहित अलीगढ़, दिल्ली, आगरा पर ब्रिटिशों का नियंत्रण हो गया और मुगल बादशाह फिर से ब्रिटिशों के पेंशनर बन जाते हैं। मुगल बादशाह फिर से ब्रिटिशों के पेंशनर बन जाते हैं। सिंधिया को भी हमने क्या देखा, पेंशनर बन गए। सिंधिया को भी सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी, सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी।
स्वीकार करनी पड़ती है। इसी बीच में हम क्या देखते हैं, उपरोक्त मराठा सरदारों में से, उपरोक्त मराठा सरदारों में से केवल होलकर बेहद शक्ति, केवल होलकर को पराजित नहीं किया जा सका, पराजित नहीं किया जा सका, इसी मध्य किया जा सका। इसी मध्य क्या होता है, इसी मध्य बेलेजली का ट्रांसफर हो गया। इसी मध्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या कर दिया, डायरेक्टर्स ने बेलेजली को वापस बुला लिया, बेलेजली को वापस बुला लिया, वापस ब्रिटेन बुला लिया, ब्रिटेन बुला लिया, क्योंकि मानना था, बुला लिया। और यहां पर मैं एक शब्द डाल देता हूं वस्तुतः, ताकि अगले पेज पर जो मैं लाइन लिखूंगा उससे मैं कनेक्ट कर सकूं। लसवाड़े की लड़ाई तक तो हमने देख लिया था। अब सिंधिया को भी सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी। अब क्या होता है, उपरोक्त मराठा सरदारों में से केवल होलकर को पराजित नहीं किया जा सका, और इसी मध्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बेलेजली को वापस ब्रिटेन बुला लिया। क्यों बुला लिया ब्रिटेन वापस, इसलिए बुला लिया कि बेलेजली के द्वारा जो नीतियां लागू की जा रही थी, बेलेजली के द्वारा जो नीतियां लागू की जा रही थी, जो युद्ध की नीति लागू की जा रही थी, वह इतना खर्चीला हो रहा था कि ब्रिटिश कंपनी को जितना इनकम नहीं था उससे ज्यादा व्यय करना पड़ रहा था। यानी ब्रिटिश कंपनी का कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा था, इसका कर्ज बढ़ रहा था कंपनी का। इसलिए कंपनी ने, यानी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निर्णय लिया अगर ये बेलेजली रहेगा तो कंपनी ही बिक जाएगी। मतलब इतना कर्ज हो गया है कि जहां मान लो कि 140 लाख पाउंड था, वो 370 लाख पाउंड में तब्दील हो गया। इतना बड़ा कर्ज लेकर के कंपनी चल नहीं सकती है। मतलब कंपनी जो चल रही थी वो एकदम घाटे में चली गई। अचानक से 370 करोड़ पाउंड का लाख पाउंड का उस पर ऊपर गिरावट आ गई। बहुत बड़ा कर्ज हो गया, इसलिए बेलेजली को वापस बुला लिया। मैं इसको कंप्लीट करता हूं वर्ड को। उपरोक्त मराठा सरदारों में से केवल होलकर को पराजित नहीं किया जा सका, इसी मध्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बेलेजली को वापस ब्रिटेन बुला लिया। वस्तुतः बेलेजली की युद्ध नीति से, बेलेजली की युद्ध नीति से कंपनी की इनकम, कंपनी पर कर्ज बढ़ता जा रहा, कर्ज बढ़ता जा रहा था। जो युद्ध की नीति चल रहे थे उससे कंपनी का कर्जा बेहद बढ़ रहा था, बहुत अधिक यहां पर कर्जा बढ़ रहा था। इस वजह से हम क्या देखते हैं, उसको वापस बुला लिया गया। जैसे हम देखते हैं कि कर्ज हमारा क्या होता है, यहां पर बढ़ता चला जा रहा था। जैसे हम देखते हैं कि 1797 में देखेंगे, एक जैसे कर्ज कितना था, कर्ज देखें कैसे बढ़ा। 1797 में 170 लाख पाउंड कर्ज था, पाउंड का कर्ज था। और जो बढ़ करके अगर यहां देखेंगे 1805 में यह बढ़ करके 340 लाख पाउंड हो जाता है, पाउंड हो गया, 340 लाख पाउंड हो गया। इतना कर्ज इसका बढ़ जाता है। पहले 170 लाख था और वह बढ़ करके अब 340 के आसपास हो जाता है। कहीं कहीं आपको डिटेल्स ये मिलेगा 310 भी कर दे सकते हैं। 310 लाख पाउंड हो गया। अब कहाँ डबल के आसपास कर्ज हो रहा है। तो कंपनी, आखिर कोई भी कंपनी तो मुनाफे पर ही टिकी होती है ना। जब तक कंपनी को मुनाफा नहीं होगा तो उसके शेयर होल्डर को हम मुनाफा कैसे देंगे। अभी तक तो नियम था कि शेयर होल्डर को हम 10% का मुनाफा देंगे, लेकिन क्या शेयर होल्डर किसको कहते हैं पता है, जिसने कंपनी में पैसा लगाया है। अभी आप इकोनॉमी पढ़ते होंगे और वहां पर एक आपको कॉन्सेप्ट आता होगा शेयर बाजार का। शेयर का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। शेयर बाजार स्टॉक मार्केट है। शेयर बाजार क्या है, शेयर बाजार है कि किसी कंपनी ने कहा कि मैं भाई ये बिजनेस करता हूं और मेरी कंपनी में आप पैसा लगाइए। तो मेरी कंपनी में पैसा लगाइए, जो भी लगाना चाहें लगाइए, और मुनाफा जो भी होगा आपको दिया जाएगा। इस तरह से कंपनी फंडिंग जुटाती है। यहाँ पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी है तो बहुत सारे इसके शेयर धारक है, उसको भी मुनाफा देना पड़ेगा। और अब मुनाफा क्या देना पड़ेगा, आप देखिए घाटा ही बहुत घाटा हो रहा है।
और यहाँ पर बुरी तरह से कंपनी के कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने क्या देखा? अंततः हम क्या देखते हैं? अंततः हम क्या देखते हैं? अंततः हम देखते हैं कि अंततः हम क्या देखते हैं कि पॉन्ड हो जाता है। अंततः कंपनी ने होलकर से क्या कर लिया? होलकर से 1806 में राजपुर घाट, वैसे तो यहां राजपुर ही लिखा है, राजपुर घाट की संधि कर ली। राजपुर घाट की संधि करके मराठों से शांति स्थापित कर ली कि भाई मैं युद्ध में नहीं पड़ पाऊंगा क्योंकि इतना खर्च हो रहा है युद्ध में कि कंपनी ही बंद होने के नौबत पर आ गई है। इस तरह से होलकर से भी हो गया, यानी पहला बेलेजली के अधीन जो विस्तार था वो इतना ही रह गया, इससे आगे वह नहीं बढ़ पाया। इसके बाद दो शासक है जिसके अधीन ब्रिटिशों का विस्तार होता है, एक है आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स और दूसरा है आपका लॉर्ड डलहौजी। इस दोनों के अधीन क्या विस्तार हुआ है जरा इसको इस चैप्टर में देख लेंगे और यही चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद फिर हम अलग चैप्टर में आ जाएंगे, जो आर्थिक विकास वाला चैप्टर है उसमें हम शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये था वेलेजली के अधीन विस्तार है। वेलेजली के अधीन सिर्फ हम याद करने के लिए अगर कहे तो सिर्फ मराठाओं के साथ यहाँ पर युद्ध होता है। वेलेजली पहले तो टीपू सुल्तान को एलिमिनेट करते हैं और फिर यहाँ पर मराठों को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है, हालांकि बहुत सफलता नहीं मिलती है कि अंततः समझौता करके ब्रिटिशों को वापस जाना पड़ जाता है और फिर मराठा परिसंघ बचा ही रह जाता है। मराठों का अंत यहाँ पर नहीं हो पाता है। ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? उपरोक्त ऐसे एक लाइन में डाल देता हूं ताकि समझ पाए। उपरोक्त युद्धों में या युद्धों में कर देते हैं। उपरोक्त युद्धों में कंपनी को भले ही घाटा हुआ हो, भले ही आर्थिक घाटा हुआ हो, लेकिन कंपनी अब तक क्या बन चुकी है? कंपनी अब तक भारत की श्रेष्ठ शक्ति बन चुकी है। अब तक भारत की श्रेष्ठ शक्ति बन चुकी है। श्रेष्ठ शक्ति बन चुकी थे। मराठे थे, मराठों को छोड़कर अन्य कोई भी बड़ा राज्य उनके मुकाबले में नहीं, बड़ा राज्य इनके मुकाबले में नहीं बचा था, मुकाबले में नहीं था। कोई भी बड़ा राज्य इनके मुकाबले में नहीं बचा हुआ था। इस तरह से मराठे क्या हो जाते, कंपनी क्या होती है? शक्तिशाली हो जाती है। अब तीसरा जो विस्तार देखेंगे वह होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के अधीन विस्तार या अधीन ब्रिटिश कंपनी का विस्तार। लॉर्ड हेस्टिंग्स के अधीन एक गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स। जब आप एडिशनल पढ़ेंगे, जब एडवांस वाला पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इन सभी गवर्नर जनरल को अलग से पढ़ाया जाता है। इन सभी गवर्नर जनरल को अलग से पढ़ाया जाता है। 1813 से लेकर के 1822, 13 से 1822। जब हम इसको यहाँ पर पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर एक परिप्रेक्ष्य हमारा इस जगह यानी इस भाग में एक चीज एनसीईआरटी में लैक है। वो लैकिंग क्या है कि यहाँ पर जो विदेशी विस्तार हुआ है, खास करके जो नेपाल के साथ हमारी संधि होती है, नेपाल पर हम जो विजय हासिल करते हैं, वह इस किताब में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर उसकी चर्चा ही नहीं की गई है। तो देखते हैं कि अगर जहाँ जरूरत होगी चर्चा करने की वहाँ पर कर देंगे, या तो वर्बली आपको मैं यानी सुना करके, कहानी सुना करके मैं आपको बता दूंगा इस बीच में और क्या घटनाएं हुई थी जिसकी चर्चा एनसीईआरटी में नहीं की गई है, क्योंकि एनसीईआरटी की एक सीमा है, बच्चों को ही दिया जाना है, तो बहुत अधिक नहीं दिया गया। वैसे घटनाएं सारी समझाई गई है, कॉन्सेप्ट सारे दिए गए, लेकिन घटनाओं को थोड़ा कम रखा गया है क्योंकि बच्चों को अधिक लोड देना संभव नहीं था।
तो हमने क्या देखा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के अधीन ब्रिटिश कंपनी का विस्तार है। लॉर्ड हेस्टिंग्स कौन है? एक गवर्नर जनरल है जो भारत में बन करके आते हैं और लगभग ये 10 साल तक रहते हैं और इन्होंने एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी। यहां अगर घटनाक्रम देखें तो इसने क्या किया, सबसे पहले मैं वो लाइन ऐड कर देता हूं, यहां पर देखेंगे 1815 में या 1814-15 में नेपाल को पराजित किया। नेपाल को पराजित कर सुगौली की संधि कर, ये नहीं है यहां पर, सुगौली की संधि कर ली, नेपाल को पराजित किया और उसके बहुत सारे क्षेत्रों को प्राप्त कर लिया। जैसे आप देखेंगे कि नेपाल का अगर नक्शा आप देखें, एक मिनट देखता हूं, अगर भारत का नक्शा होगा तो वहां से नेपाल के नक्शे को आप देख सकते हैं। मान लीजिए भारत का मैप है, भारत का मैप है, उसमें नेपाल भी है, नेपाल है ना, नेपाल कहाँ है, यहाँ है, ये वाला पार्ट जो है आपका नेपाल का है, ठीक है। इसके ऊपर चीन है, इसके नीचे इंडिया है, ये नेपाल है। नेपाल का अभी भी मानना है कि असल में मेरा हिस्सा इससे कहीं ज्यादा था। ब्रिटिशों ने जब हमला किया था उसके बहुत सारे हिस्से को छीन लिया गया था और भारत के पास ही वह हिस्सा रह गया जो उसके साथ समझौता किया गया। नेपाल अभी भी आरोप लगाता रहा है कि मेरा कुछ भाग जो है वह भारत के पास होगा क्योंकि ब्रिटिशों ने पुराने नेपाल से छीन लिया था। हालांकि अब यह बहस बेमानी है, इस बहस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि भारत स्वतंत्र है, एक प्रभुसत्ता संपन्न देश है और अगर वो उसका जो राज्य क्षेत्र है उसका राज्य क्षेत्र है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये जो है आपके सिक्किम का एरिया है, जो सिक्किम का एरिया है, नेपाल कहता है ये कभी मेरा ही हुआ करता था। और यही नहीं, जो कुछ उत्तराखंड इत्यादि में एरिया देखेंगे, उत्तराखंड वगैरह में, तो वो भी पहले नेपाल का ही हिस्सा हुआ करता था। तो माना जाता है कि सुगौली की संधि में जो संधि हुई थी उसमें कुछ हिल स्टेशन अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया था नेपाल से और वह भारत का पार्ट है, भारत का अभिन्न अंग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नेपाल को देखेंगे तो यहाँ से कुछ जो उत्तराखंड का क्षेत्र है या सिक्किम का क्षेत्र है, दार्जिलिंग वगैरह देखेंगे तो वहाँ से कुछ मैप पर आप देखेंगे तो बहुत सारा क्षेत्र आपको इंक्रॉस्ड मिलेगा। जैसे आप देखेंगे नेपाल से काला पानी विवाद चलता है, तो काला पानी विवाद उसी नदी को लेकर के है क्योंकि नदी की धारा इधर उधर होती रहती है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी और इसमें मैं यहाँ पर तो नहीं लिखा रहा हूँ कि नेपाल को पराजित कर सुगौली की संधि की और बहुत सारे क्षेत्र को प्राप्त किया, ये लिखाना वाजिब नहीं रहेगा। एनसीईआरटी में जानबूझ करके ऐसे शब्दों को नहीं डाला है, लेकिन आपको तो एडवांस लेवल पर भी पढ़ना है तो आपको याद रहना चाहिए, यानी आपको कम से कम समझ होनी चाहिए। फिर हम क्या देखते हैं कि 1816-18 में हम क्या देखते हैं कि मराठा पेशवा तथा अन्य सरदारों के साथ युद्ध किया तथा अन्य सरदारों को पराजित कर अन्य सरदारों को तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पराजित कर दिया, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पराजित किया। इसका परिणाम क्या हुआ? पराजित किया। इसका परिणाम क्या हो जाता है? परिणाम हो गया यहां पर मराठा परिसंघ भंग कर दिया गया, मराठा परिसंघ भंग कर दिया गया। ठीक है, तभी पेशवा को क्या हो गया? पेशवा का पद समाप्त कर बाजीराव सेकंड को महाराष्ट्र से हटाकर कहां स्थापित कर दिया गया? महाराष्ट्र से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में स्थापित कर दिया, पुराने छत्रपति के
वंशज से एक बच्चे को, एक लोगों को क्या कर दिया, लोगों को फिर से छत्रपति बना दिया गया, छत्रपति बनाकर सतारा राज्य स्थापित कर दिया, बनाकर सतारा राज्य स्थापित कर दिया, स्थापित कर दिया। ठीक है, देखिए ये सब परिणाम हो जाता है। मराठा परिसंघ अब समाप्त हो गया, जो मराठों का अस्तित्व था, मराठा राज्य था, वह सब कुछ समाप्त। पेशवा का पद समाप्त कर बाजीराव को महाराष्ट्र से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में स्थापित कर दिया गया। पुराने छत्रपति के वंश से एक लोगों को फिर से छत्रपति बनाया गया और सतारा राज्य स्थापित कर दिया गया। अगर ये आप लिख लेते हैं, मैं बोर्ड पर आता हूं, थोड़ा इसकी कहानी को मतलब लिंक करने की कोशिश करता हूं, इसके पीछे की कहानी जो है उसको लिंक करने की कोशिश करते हैं। यहां पर चर्चा नहीं की गई है, बिल्कुल यहां पर शासक क्यों नहीं होंगे, गवर्नर जनरल तो कभी पद खाली नहीं है, यहां पर मैंने चर्चा नहीं की। बहुत गवर्नर जनरल यहां लिखाना उद्देश्य है ही नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी का बैच लेके चल रहे हैं ना, यहां पर वही कहते हैं जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और उसी को मैं अपने तरीके से समझा देता हूं। जो फैक्ट्स नहीं है उससे आप घबराइए मत, क्योंकि जब आप पूरा गवर्नर जनरल पढ़ेंगे तो एक भी वर्ष कभी पद खाली नहीं होता है। ये तो मतलब सोचना ही नहीं है कि यहाँ पर शासक नहीं थे, बिल्कुल थे, बार्लो वगैरह सब आए थे, लेकिन उसका कोई मतलब है नहीं। जैसे हमने तो कार्नवालिस और आपने गौर नहीं किया, कार्नवालिस और बेलेजली के बीच में भी तो 5 साल का गैप था, वहां पर भी तो कोई ना कोई आया होगा। गवर्नर जनरल तो आएंगे ही आएंगे। यहां पर पहले देखिए कि मराठा परिसंघ भंग कर दिया गया, पेशवा का पद समाप्त कर बाजीराव सेकंड को महाराष्ट्र से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में स्थापित कर दिया गया। पुराने छत्रपति के वंश से एक लोगों को फिर से छत्रपति बनाकर सतारा राज्य स्थापित किया गया, ताकि ताकि मराठों की भावना संतुष्ट हो पाए, ताकि मराठों की भावना संतुष्ट रहे, कि भावना संतुष्ट रहे। अब देखिए ब्रिटिश क्या हो रहे, ब्रिटिश विस्तार करना चाहता है भारत में, भारत के अधिकांश क्षेत्र को जीतना चाहता है, और ऐसे में मराठों का रहना उचित नहीं था। उसके लिए मराठों का रहना उचित नहीं था, तो वो क्या करेगा, फिर किसी ना किसी विधि से मराठों से युद्ध करेगा, और युद्ध करने के बाद मराठे इस बार कंप्लीट पराजित होते, जिसमें होलकर है वो भी पराजित हो गया। अब मराठों के साथ एक संधि की, कहा कि भैया आपका ये परिसंघ जो था, आपने जो सिस्टम बनाया था, ये सब कुछ समाप्त है, आपको यहाँ रहना भी नहीं, आपको मैं पेंशन दे देता हूँ, आप चले जाइए मेरे द्वारा नियुक्त स्थान पर। और उनको कानपुर के पास एक स्थान दे दिया। कानपुर और महाराष्ट्र के बीच में बहुत अंतर है ना, इसका मतलब ये था कि अब महाराष्ट्र में पेशवा का कोई लेना देना नहीं है, महाराष्ट्र में पेशवा है ही नहीं, पेंशन दे दिया गया, हटाया नहीं, मतलब उसको मारा नहीं, पेंशन दे दिया गया, लेकिन उसको महाराष्ट्र से बाहर निकाल दिया गया, ताकि महाराष्ट्र के लोगों को याद भी नहीं रहे कि कोई पेशवा था। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को कहीं ये लग सकता है कि मेरे राज्य को हटा दिया, तो उसने क्या किया, एक नया राज्य स्थापित कर दिया सतारा में, क्योंकि सतारा में ही पहले शिवाजी का भी राज्य हुआ करता था। अंग्रेजों ने कहा कि पेशवा को मैंने हटा दिया और आपके पुराने राज्य को स्थापित कर दिया, जो शिवाजी वाला राज्य था उसको स्थापित कर दिया, लगा इससे जनता संतुष्ट हो जाएगी, और उसके साथ सहायक संधि कर ली, सतारा वाले शासक से सहायक संधि कर ली, वो भी चूच अपर ना कर पाए। इस तरह से मराठों ने संपूर्ण मध्य भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। किसके काल तक जाते जाते, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल तक जाते जाते। एक बहुत बड़ी बात होती है, यानी मराठा यहां पर अब क्या होता है, मराठा परिसंघ यहां के बाद समाप्त हो जाता है, यहां के बाद मराठा परिसंघ ही समाप्त हो जाता है। हाँ, नाना साहब इन्हीं के पुत्र थे, इसलिए जब मैंने पहली बार ये पढ़ा, मैं बताता हूं कि आपको कैसे यहां पर क्या ये सवाल मन में उत्पन्न हुआ। आपने 1857 का रिवोल्ट पहले भी पढ़ा हुआ है, आज भी मैंने पढ़ाया था, और मैं यकीन करता हूं कि आप सबने बच्चे ने पहले भी पढ़ाया था। जब 1857 के विद्रोह को आप पढ़ रहे थे, क्या होना चाहिए, क्या हमारी सोच उत्पन्न होनी चाहिए, ये समझिए। 1857 का विद्रोह आपने पढ़ा, मैं पूछ रहा हूं, अपने मन से आप कहिएगा कि ये सवाल उत्पन्न आपके मन में हुआ या नहीं हुआ। जब 1857 के विद्रोह को पढ़ रहे थे, तो हमने कहा कि भाई मेरठ में विद्रोह हो गया, दिल्ली में विद्रोह हो गया, दिल्ली में मुगल बादशाह रहा करते थे बहादुर शाह जफर, वहां पर विद्रोह हो गया, कोई बात नहीं, यहां तो लोग रहते ही है। लखनऊ में हो गया, और कानपुर के क्षेत्र में मराठा पेशवा ने विद्रोह कर दिया। क्या जब यह फैक्ट्स आपके पास आया,
क्या आपके मन में यह सवाल उत्पन्न हुआ कि मराठा पेशवा को तो महाराष्ट्र में होना चाहिए, ये कानपुर में क्या कर रहे थे? कानपुर में मराठा पेशवा क्यों विद्रोह करेंगे जब उसका क्षेत्र तो है नहीं, वो तो अवध का क्षेत्र है। तो अवध के क्षेत्र में मराठा पेशवा क्यों विद्रोह कर रहा है? मेरे मन में यह सवाल उत्पन्न हुआ था जब मैंने पहली बार 1857 के विद्रोह को पढ़ा कंपटीशन के हिसाब से, तो मेरे मन में सवाल उत्पन्न है कि यहाँ मराठा कहाँ गए। फिर मेरे मन में उस समय तो क्लियर नहीं हुआ, पहली बार में, एक बार में होता भी नहीं है। मुझे लगा कि हो सकता है कि उसका ही राज्य यहाँ पर हो। क्या आपके मन में भी यह ख्याल आता है कि उसका राज्य यहाँ पर होगा? तो अब हमने पढ़ा कि उसका राज्य नहीं था, बल्कि मराठा पेशवा को महाराष्ट्र से हटा करके यहाँ पर जबरदस्ती बिठा दिया गया था, इसलिए इन्होंने यहाँ पर विद्रोह किया हुआ था। तो सभी घटनाएं जो होती है ना, एक दूसरे से बड़ा लिंक होती है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आप पढ़ रहे हैं जैसे 1857 का विद्रोह पढ़ रहे हैं, इससे क्या लेना देना है। लेकिन सवाल तो वहां पर भी आएगा, क्योंकि वहां पर भी हम मराठा पेशवा को देखते हैं विद्रोह में भाग लेते हुए। तो जहां पर भी ऐसी घटनाओं की चर्चा होती है वो लिंक हो जाता है। हमारे पास एक ख्याल होना चाहिए, अच्छा वहां पर भी हमने पढ़ा था, यहाँ पर भी पढ़ा, वहां पर भी पढ़ा था, यहाँ पर भी पढ़ा था। ऐसे करके जब बार बार पढ़ते हैं ना, तो वो स्थापित होता चला जाता है। आप फिर सोच का दायरा आपका बढ़ता चला जाता है। हमने क्या देखा? परिणाम रहा मराठा परिसंघ भंग कर दिया गया। पेशवा का पद समाप्त कर बाजीराव को महाराष्ट्र से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में स्थापित कर दिया। पुराने छत्रपति के वंश से एक लोगों को फिर से छत्रपति बनाकर सतारा राज्य स्थापित कर दिया, और ताकि मराठों की भावना संतुष्ट हो पाए। और सतारा से क्या कर लिया? सतारा से सहायक संधि कर ली गई, सहायक संधि कर ली गई। अब देखिए कैसे लिंक होता है, कर ली गई। और मैं पूरा यकीन करता हूं कि आपका अभी तक कोई लिंकेज नहीं बना है घटनाओं का। अगर मैं यहां से पूछ लूं कि किस राज्य ने सबसे पहले सहायक संधि की होगी इनमें से, तो क्या उत्तर हमें मिल पाएगा? मैं प्रश्न पूछ लूं एक कि इनमें से किस राज्य ने सबसे, या 3 राज्यों की मैं चर्चा करता हूं, 3 राज्यों की चर्चा करता हूं और पूछता हूं कि किस राज्य ने कब सहायक संधि स्वीकार की थी। जरा प्रश्न जरा ये बना के देखिए तो। टेलीग्राम पर पूछता, उससे अच्छा यहां है। सहायक संधि स्वीकार करने वाले निम्नलिखित राज्यों का क्रम स्थापित करें। निम्नलिखित राज्यों का क्रम स्थापित करें। और गलती हुई तो क्या करना चाहिए? आपकी पिटाई करनी चाहिए कि नहीं? गलती हो जाए आपसे क्या करनी चाहिए? पीट तो नहीं पाएंगे, मन ही मन खरी खोटी सुना सकते हैं। निम्नलिखित राज्यों का क्रम निर्धारित करें। ठीक है, यहां पर निर्धारित करें। पहला हो जाएगा निजाम, दूसरा हो जाएगा सतारा, और तीसरा हो जाएगा पेशवा। 3 ही डालते। ए होगा 1 2 3, बी हो जाएगा 2 1 3, सी हो जाएगा 1 3 2, डी हो जाएगा 1 2 3 हो गया, 1 2 3 1 3 2 हो गया। चलिए यहां तो नहीं बनेगा, 3 2 1 कर दीजिएगा, 3 2 1 ये विकल्प है। और एक बार आप पढ़ लीजिए, जब एक टिक आपके सामने आ जाएगा मैं फिर यहां पर पोल लगा करके देख लूंगा कि आपने क्या आंसर दिया है। सहायक संधि स्वीकार करने वाले निम्नलिखित राज्यों का क्रम निर्धारित करें। निजाम है, सतारा है और पेशवा है। सबसे इजी जो हो सकता है वही मैंने दिया है। 1 2 3 2 1 3 1 3 2 और 3 2 1 किसने कब स्वीकार किया, इसको हमें स्थापित करना है। और जब टिक आ गया है आपके पास, तो यहां पर हम क्या देखेंगे, आपके लिए एक आंसर देते हैं। यहां एक पोल क्रिएट करते हैं, और पोल हो जाएगा आपका इस रूप में। आशा करता हूं कि सभी बच्चे इसमें जवाब देंगे। अच्छा, आप भी सैफानाज यही सोचते थे ना मेरी तरह? देखो दोनों की सोच मिलती है। चलिए आंसर देंगे, और मैं अपेक्षा रखता हूं कि यहाँ आंसर बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैक्सिमम बच्चों का सही आंसर आना चाहिए, नहीं आंसर आना चाहिए सही। चलिए, निज़म बहुत बढ़िया, सुहानी, सुमित, किशन प्रकाश, छवि गिरी और प्रियंका भारती, त्रिषा राय है, MK, मंजू का आ रहा है, और यहाँ पर प्रतिपाल है।
और जो नहीं जवाब देगा, गलत देगा, वो मतलब फिर बताएगा ही नहीं। प्रीति यादव, चलिए बहुत बढ़िया। शिवांगी, दिवाकर, प्रत्युष, प्रियांशु कुमार, प्रियांशु, चलिए सभी बच्चों का यहाँ पर सही है। लेकिन अपने पास जो आंसर आ रहा है वह आंसर आ रहा है आपका यहाँ पर तकरीबन 58% के आसपास आंसर आ रहा है। 58% के आसपास हमारा आंसर आ रहा है। चलिए ठीक है, लगभग 58% के आसपास हमारा आंसर आ रहा है। आंसर क्या होगा? निजाम होगा सबसे पहले। जब हम देखते हैं 1798 में हो जाता है। सतारा को तो अभी हमने देखा 1718 में हमने देखा, और पेशवा को हमने देखा था 1802 में। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। तो चलिए आप लोग पास हो गए, मतलब अच्छा आंसर आप लोगों का आ गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा? ये परिणाम होता है, और इस परिणाम के आधार पर हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे संपूर्ण भारत, केवल पंजाब और सिंध को छोड़ करके संपूर्ण भारत यहां पर आ चुका था। इसमें क्या देखते हैं? इस प्रकार 1818 तक ब्रिटिशों के अधीन पंजाब तथा सिंध को छोड़कर शेष सभी प्रभावी राज्य अधीन हो चुके थे, अधीनता में आ चुके थे। प्रभावी राज्य अधीनता में आ चुके थे। यहां पर अगर देखें, आ चुके थे। इस समय दो प्रकार के राज्य थे। इस समय भारत में दो प्रकार के राज्य थे, दो प्रकार के राज्य थे। यहां पर देखेंगे तो इस समय भारत में आपको दो प्रकार के, 2 टाइप्स ऑफ स्टेट यहां पर दिखाई देंगे। सभी बच्चों ने सही उत्तर दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और अपना पीठ खुद थपथपा सकते हैं। यहां पर हम क्या देखेंगे? दो प्रकार के राज्य क्षेत्र बन जाएंगे। पहला हम देखेंगे कि ब्रिटिशों द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन क्षेत्र, प्रत्यक्ष नियंत्रण वाला राज्य क्षेत्र, जहां पर ब्रिटिश प्रत्यक्ष शासन कर रहा है। दूसरा है कि ब्रिटिशों से सहायक संधि स्वीकार कर चुके, ब्रिटिशों से सहायक संधि स्वीकार कर चुके राज्य, स्वीकार कर चुके देसी रियासत, दोनों पर क्या देखते हैं? दोनों पर ब्रिटिशों का ही प्रभाव था, ब्रिटिशों का ही प्रभाव था। ऐसा नहीं था कि जो देसी रियासत है उस पर ब्रिटिशों का प्रभाव नहीं था। दो प्रकार के राज्य थे। पहला तो देखते हैं कि ब्रिटिशों द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण वाला राज्य क्षेत्र, ब्रिटिशों से सहायक संधि स्वीकार कर चुके देसी रियासत, और इनमें से दोनों पर हम क्या देखते हैं? ब्रिटिशों का प्रभाव है। देसी रियासतों की श्रेणी देखें, देसी रियासतों की श्रेणी देखें तो यह आपको 3 रूपों में दिखाई देगा। ये थोड़ा एडवांस लेवल पर जाके पढ़ते हैं, यहां पर इसको नहीं पढ़ना था, लेकिन मुझे रहा नहीं गया, मुझे लगा यही बता देते हैं ताकि आगे आप पढ़ेंगे तो खास करके जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला पढ़ेंगे तो फिर समझने में आपको सहूलियत होगी। देखिए, जो देसी रियासत है, जनरली जो प्रिंसली स्टेट है, उसको हम मान के चलते हैं कि यहाँ एक राजा है और वो शासन कर रहा है, केवल इतना ही मान लेते हैं। लेकिन अगर इंटरनल डिवीजन इसका देखा जाए, यहां आपको कम से कम 3 प्रकार के राज्य दिखाई देंगे। पहला, जो राज्य पहले से स्वतंत्र था, जो राज्य पहले से निर्मित था, पहले से स्वतंत्र था। जैसे हम देखते हैं, मान लो मुगलों की एक अलग स्थिति है, मुगल है, या मराठों में हम देखेंगे, मराठों का निर्माण भी हम क्या देखते हैं? इसने तो नहीं किया था, ब्रिटिशों ने तो नहीं किया था मराठों का निर्माण। मराठा राज्य पहले से चला रहा था और बहुत ही स्वतंत्र शक्ति वाला था। जो राज्य
ब्रिटिशों से सहायक संधि स्वीकार कर चुके थे। ब्रिटिशों से सहायक संधि स्वीकार कर चुके थे। एक राज्य वह होगा चुके थे, लेकिन पहले वे मुगल या मराठों के अधीन रहे थे। पहले वे मुगल अथवा मराठों के अधीन थे, क्योंकि मोस्टली स्टेट पहले किसी न किसी के अधीन रहा होगा। और तीसरा जो राज्य हो जाएगा वह हो जाएगा वे राज्य जिसका निर्माण, या कहेंगे जो राज्य या वे राज्य जिसका निर्माण ब्रिटिशों द्वारा किया गया था। जैसे हम क्या देखते हैं किया गया था, तो यहां पर ले लें सतारा, मैसूर आदि, बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन दो ही राज्य की चर्चा करता हूं, इसको जरा समझ लें। अगर देसी रियासतों की श्रेणी की बात की जाए तो सभी एक कैटेगरी के राज्य नहीं थे। जैसे मुगल रियासत भी तो है, मुगलों का अपना क्षेत्र है, और मुगलों के अपने क्षेत्र में अधिक उन्हें स्वायत्तता मिलेगी। ये ठीक है, मुगल पेंशनर हैं, लेकिन उस पर ब्रिटिशों का उतना प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ऐसे राज्य पर ब्रिटिशों ने नियंत्रण तो हासिल किया, लेकिन ऐसे राज्य का निर्माण ब्रिटिशों ने तो किया नहीं था। फिर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे राज्य थे जो पहले मुगलों के अधीन हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो ब्रिटिशों की अधीनता स्वीकार करने लगे सहायक संधि के माध्यम से। और कुछ राज्य ऐसे थे जिसका निर्माण ही ब्रिटिशों ने किया भारत आने के बाद, जैसे नागपुर है, सतारा है, उदयपुर है, मैसूर है। जब टीपू सुल्तान को पराजित किया तो मैसूर राज्य बना दिया, जब मराठों को पराजित किया तो सतारा राज्य बना दिया गया। जैसे झांसी का राज्य है सिंधिया से अलग होकर के, मैसूर का राज्य है, सतारा राज्य है, उदयपुर है, नागपुर है, बहुत सारे राज्य ब्रिटिशों द्वारा खुद स्थापित कर दिए गए थे। आगे जब हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को पढ़ेंगे वहां देखेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति असल में किन राज्यों पर लागू होती है। क्या भारत के सभी राज्यों को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत मिला लिया गया, या किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही यह प्रोविजन लागू किया गया था। यह था हमारा यहां से जो पार्ट हो जाएगा। फिर हम लास्ट में देखते हैं यहां पर तो ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बनाने का जो कार्य किया गया वह किया गया इसके काल में 1818 से लेकर के 1857, ये लास्ट हेडिंग होगा। ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बनाने का कार्य जो होगा वह होगा आपका 1818 से 1857 तक, 1857 तक। यहां पर जितने भी लोग आते हैं सबकी चर्चा नहीं हुई है, केवल एक गवर्नर जनरल की चर्चा हुई है जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी, केवल इसी की चर्चा हुई है। और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा, ये चैप्टर इसके बाद समाप्त हो जाएगा। बहुत ही एग्जॉस्टिव चैप्टर था, बहुत ही मतलब क्या है कि एकदम इतना भारी था, कॉम्प्लिकेटेड था कि मुझे लग रहा था कि शायद बच्चा इंटरेस्ट इसमें ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। ध्यान तो आपका भी रखना होता है कि मैं पढ़ाए जा रहा हूँ और बच्चे के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर पढ़ाने का मजा भी नहीं आता है। पढ़ाएं, आप समझें, तब जाकर के पढ़ाने का आनंद आता है। और इसको मैंने अपने हिसाब से नए तरीके से इसको रिफॉर्म कर दिया। फैक्ट्स वही रह गए, फैक्ट्स तो एनसीईआरटी वाले ही सारे, लेकिन मैंने अपने तरीके से इसकी शब्दावलियाँ चेंज की, अपने हिसाब से शब्दों को डाला ताकि आप इसको समझ पाए। तो यहाँ पर 1818 से लेकर के 1858 या 57 तक देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इस दौरान हम क्या देखते हैं कि लंबी विजय की, बहुत बड़ी लंबी विजय की है। जैसे इस दौरान हम क्या देखा, इस दौरान ब्रिटिशों ने लगभग संपूर्ण भारत के सभी प्रभावी क्षेत्रों पर विजय स्थापित की। इसके लिए उसने बहुत सारे अनैतिक कार्य भी किए, विजय स्थापित की, तथा इसके लिए
इसके लिए क्या किया, इसके लिए कंपनी ने कई उपायों का सहारा लिया, कई उपायों का सहारा लिया। जैसे पहला हम देखते हैं अनैतिकतापूर्ण विजय। अगर हम देखें पहला, यह हो जाएगा अनैतिकतापूर्ण विजय। विजय, और यह किसके ऊपर किया जाएगा, यह किया जाएगा सिंध के ऊपर। सिंध लिखना था ना, सिंध राज्य के ऊपर किया जाता है और यह विजय अनैतिकतापूर्ण है। दूसरा हम देखते हैं युद्ध के द्वारा विजय। युद्ध के द्वारा विजय को अगर देखें, यह हो जाता है आपका पंजाब के ऊपर, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा विजय। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से विजय, के माध्यम से विजय बहुत सारे राज्य पर किया गया। जैसे हम देखते हैं सतारा, नागपुर, उदयपुर, झांसी आदि इन राज्यों पर किया गया। और फिर देखते हैं तीसरा हो गया, चौथा हो गया आपका कुप्रशासन के आधार पर विजय। कुप्रशासन के आधार पर विजय, अगर यहां पर देखें यह हो जाएगा आपका अवध का विलय कर लिया जाता है। उपरोक्त के अलावा विभिन्न शासकों का पेंशन बंद करके, विभिन्न शासकों का पेंशन बंद करके उन्हें परेशान किया गया। पेंशन बंद करके उन्हें क्या होता है, उन्हें परेशान किया गया। इस पूरे दौरान, पूरे समय के दौरान, जो समय आपको दिखाया गया है, इस दौरान लगभग सभी क्षेत्र पर ब्रिटिशों का अधिकार होता चला गया। इस दौरान ब्रिटिशों ने संपूर्ण भारत के सभी प्रभावी क्षेत्रों पर विजय स्थापित किया। इसके लिए कंपनी ने कई उपायों का सहारा लिया। अनैतिकतापूर्ण विजय कर लिया, युद्ध के द्वारा विजय कर लिया। अब अनैतिकतापूर्ण विजय कैसे सिंध का किया गया है, इसको मैं थोड़ी देर में बताता हूं। कहीं पर इतिहास में यह शब्द नहीं लिखा हुआ है, मैं बताता हूं। मैंने इसको क्रिएट किया है, तो मैं बताऊंगा कि यहां पर क्यों यह विजय अनैतिकतापूर्ण माना जाएगा। युद्ध के द्वारा विजय, पंजाब को जीत लिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से विजय, सतारा, नागपुर, उदयपुर, झांसी, ये तो खैर फेमस रहा है। कुप्रशासन के आधार पर विजय अवध की होती है, यह भी फेमस है। उपरोक्त के अलावा विभिन्न शासकों का पेंशन बंद करके उन्हें परेशान किया गया इस दौरान। और यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर अच्छा, यही चैप्टर समझ में आया, चलिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो देखिए होता क्या है कि थोड़ा सा पढ़ाने के दौरान स्थिरता रखनी पड़ती है, नहीं तो समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं खुद समझ सकता हूँ कि एज ए स्टूडेंट की कितनी दिक्कत होती होगी। इसको आपने देख लिया। अब मैं बारी बारी से चर्चा करता हूँ कि युद्ध के जैसे अनैतिकतापूर्ण विजय है, सिंध की विजय कैसे अनैतिकतापूर्ण होती है, जरा इसको देखते हैं। सिंध की विजय, सिंध की विजय क्यों आवश्यक थी? यह एक ऐसे लिख सकते हैं, यह एक अनैतिकतापूर्ण विजय थी। अनैतिकतापूर्ण विजय थी। क्यों विजय थी? क्योंकि ब्रिटिश कंपनी ने सहायक संधि करके, कंपनी ने सहायक संधि करने के बाद, संधि करके इस कंपनी को रक्षित किया था। इस रियासत को, इस राज्य को रक्षित किया था। इस राज्य को क्या था? राज्य को संरक्षा का वचन दिया था। संरक्षा का वचन दिया। अब हमने देखा कल के क्लास में एक सहायक संधि की गई और सब्सिडियरी अलायंस किया गया। सहायक संधि के माध्यम से कंपनी ने कहा कि अगर आप मुझसे सहायक संधि कर लेते हैं तो आपके ऊपर कभी भी कोई भी हमला होता है तो मैं उससे आपको बचा लूंगा। यानी ना तो आपकी सत्ता पलटेगी, ना आपके राज्य में कोई विद्रोह होगा, ना आपके ऊपर कोई हमला करेगा। यानी आप शासक रहिए, आपके दादा पोते सब मतलब शासक ही रहेंगे, अब आपको कोई नहीं हटाएगा। राज्यों ने सोचा करना क्या है, यहाँ क्रांतिकारी बनने का, महाराणा प्रताप बनने का क्या फायदा,
जब घास की रोटी खानी पड़े। तो उन्होंने सोचा कि चलो क्या होगा, थोड़ा मान लेते हैं। एक तरह से जैसे प्राइवेट नौकरी करते हैं तो उसमें मन मार लेते हैं, सरकारी में भी यही होता है, नौकरी जब आप करते हैं तो आपको यही करना होता है। तो वहाँ पर क्या किया कि उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, मान लेंगे बात भाई, लेकिन कम से कम हम सुरक्षित तो रहेंगे। और इसलिए उसने सहायक संधि स्वीकार कर लिया। सहायक संधि स्वीकार करने के बाद तो हर राज्य यह अपेक्षा रखेगा कि कोई भी संकट आएगा तो ब्रिटिश उसे बचा लेंगे। लेकिन यहां तो उल्टा ही हो गया। हमने कहा कि मैं आपकी संरक्षा करूंगा और हमने ही उसे हड़प लिया। नहीं, ये तो बहुत अन्यायपूर्ण हो जाएगा, मतलब इससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकता है। इसलिए जिसने इसको मिलाया था उसने यह स्टेटमेंट दिया था कि मैं बहुत अन्यायपूर्ण काम कर रहा हूं, लेकिन यह बहुत नीच काम है, लेकिन यह नीच काम भी मुझे न्यायोचित लग रहा है क्योंकि इसकी जरूरत हमें है। क्या जरूरत थी, क्यों किया ऐसा, क्यों किया ऐसा? इसलिए क्यों किया ऐसा, ऐसे नीचतापूर्ण हरकत क्यों किया? इसलिए किया कि भारत पर ईरान तथा अफगानिस्तान के रास्ते रूस के आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। रूस के आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। पहले ही ब्रिटिशों ने ईरान के शासक या ईरान तथा अफगानिस्तान से बेहतर संबंध स्थापित कर इस खतरे को दूर करने की कोशिश की थी। बेहतर संबंध स्थापित कर इस खतरे को दूर करने की कोशिश की थी। खतरे को दूर करने की कोशिश की थी। इसी क्रम में क्या किया था? इसी क्रम में सिंध पर नियंत्रण प्राप्त करने से उसकी स्थिति मजबूत हो जाती। प्राप्त करने से ब्रिटिशों की स्थिति मजबूत हो जाती। और यहां पर किसने किया? मजबूत हो जाती। इस तरह से उसके लिए मजबूरी था, क्योंकि रूस का आक्रमण होने वाला था भारत पर। रूस यहां पर भारत पर आक्रमण करने वाला था। चार्ल्स नेपियर ने क्या किया? चार्ल्स नेपियर ने 1843 में सिंध को 43 में एक संक्षिप्त युद्ध के बाद सिंध को मिला लिया। युद्ध के बाद सिंध को मिला लिया, को जीत लिया, कर लीजिएगा, को जीत लिया, सिंध को जीत लिया। एक संक्षिप्त छोटा सा युद्ध होता है, जीत लिया। बदले में नेपियर को यहां पर 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया कि भाई बहुत बढ़िया काम किया। इससे अनैतिक कार्य कुछ हो ही नहीं सकता है कि सिंध से हमने सहायक संधि की हुई है और फिर भी सिंध को हमने जीत लिया। इससे अनैतिक तो हो ही नहीं सकता है। अब ब्रिटिशों ने क्या कहा? यह भाई एक बड़ा ही अमानवीय कदम है, अनैतिक कदम है, नीच कर्म है। खुद नेपियर ने स्वीकार किया इससे नीच कर्म नहीं हो सकता, लेकिन मैं फिर भी यह कर रहा हूं क्योंकि यह हमारे लिए न्यायोचित है, हमारे लिए आवश्यक है। तो कंपनी किसी भी हद तक गिर सकती है। अब किसी को हमने सहायक संधि का आश्वासन दे दिया और फिर उसी राज्य को हम हड़प लें, यह तो बड़ा गड़बड़ होगा। तो 1843 में हम क्या देखते हैं कि यहां पर सिंध की विजय हो जाती है। फिर हम क्या देखते हैं कि यहां पर दूसरा जो चरण होगा वह होगा पंजाब की विजय। पंजाब की विजय कैसे होगा? यहां पर देखेंगे कि 1839 के बाद ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात क्या हो जाएगा? पश्चात ब्रिटिशों ने पंजाब हड़पने की चाल चली। इसके तहत की चाल चली
चाल चली इसके तहत 2 युद्धों के माध्यम से, चाल चली इसके तहत 1845 तथा 1848 में हुए 2 आंग्ल सिख युद्ध के माध्यम से, सिख युद्ध के माध्यम से पंजाब को हड़प लिया गया। आंग्ल सिख युद्ध के माध्यम से पंजाब को हड़प लिया गया। ये बड़ी लंबी कहानी है कि पंजाब को हड़प लिया गया, हड़प लिया गया। और यहीं पर हम क्या देखते हैं, यहां पर पंजाब के शासक, पंजाब के उत्तराधिकारी, पंजाब राज्य के उत्तराधिकारी महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन देकर के लंदन भेज दिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन देकर लंदन भेज दिया गया। कहा कि ना ये यहां रहेगा ना फिर कभी विद्रोह होगा। बड़ी लंबी कहानी है दोनों की, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की। असल में क्या देखते हैं कि जब 39 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होती है तो उसके बाद यहां पर एक उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ होता है। और जैसे ही उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ होगा ब्रिटिशों के लिए मौका हो जाता है। तो उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ होता है और ब्रिटिश यहां पर कब्जा करना चाहते ही है तो ब्रिटिश वहां आसपास पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार का माहौल बनाया जिसकी वजह से जो सिख थे वो तो बहुत बर्दाश्त करने की स्थिति में, वैसे भी सिख कम्युनिटी नहीं थी उस समय क्योंकि ब्रिटिशों से उसका लगातार विवाद चल ही रहा था। तो इस प्रकार का माहौल बना दिया कि मजबूरी में सिखों को आक्रमण करना पड़ा ब्रिटिशों के ऊपर। और ब्रिटिशों ने सिख शक्ति को, चूंकि बहुत सारे भेदिये हो जाते हैं अपने ही राज्य में, सिख शक्ति को पराजित किया और बहुत सारे राज्य क्षेत्र को जीत लिया। अभी राज्य जीवित रहा, उसमें राज्य को समाप्त नहीं किया। लेकिन दोबारा फिर से सिखों ने अपनी आत्मगौरव की भावना के तहत जब 1848 ईस्वी में, उसमें लॉर्ड डलहौजी आ चुका था, उस समय जब हमला किया ब्रिटिशों के ऊपर तो लॉर्ड डलहौजी ने घोषित किया सिख युद्ध चाहते हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं यह युद्ध जरूर करूंगा और सिखों को समाप्त करूंगा। सिख शक्ति को समाप्त किया, उसके राज्य को समाप्त किया। जो उसके उत्तराधिकारी थे महाराजा दिलीप सिंह, उसको एलिमिनेट करके, उनको बालक थे अभी, छोटे थे, दिलीप सिंह को लेकर के लंदन भेज दिया गया कि इनको हम अच्छा एजुकेशन देंगे। फिर उनकी माँ जिंदन थी, वो भी चली गई, लंदन चली गई। और सिख राज्य में ही उसमें कोहिनूर हीरा हुआ करता था, तो कोहिनूर हीरा भी अंग्रेजों ने चुरा करके लेकर के अपने देश में रख लिया, जो अभी महारानी के ताज में लगा हुआ है। इसकी सारी कहानी, बहुत सारी कहानी इसके अंदर है क्योंकि इतना आसानी नहीं है। इसमें रामनगर है, चिलियावाला है, बहुत सारे युद्ध भी होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इसकी चर्चा नहीं की गई है, तो मैंने भी इसको केवल कहानी के तौर पर आपको बता दिया है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि पंजाब क्षेत्र में लगभग सभी क्षेत्र को, पंजाब सहित सभी क्षेत्र को यह जीत लेता है। सभी क्षेत्र को यह जीत लेता है, पंजाब को भी यह जीत लेता है। 48 तक संपूर्ण सिख राज पर नियंत्रण हो जाता है। फिर हम क्या देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के अधीन, यहां पर देखें, लॉर्ड डलहौजी के अधीन, लॉर्ड डलहौजी के अधीन विस्तारवादी नीति, जिसको हम कहते हैं विस्तारवादी नीति, जिसको हम कहते हैं, यह होगा आपका 56 तक। ये इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, लैप्स की नीति। इसको हम कहते हैं विलय का सिद्धांत, विलय का सिद्धांत। अब आपको मैं एक सवाल पूछूंगा और आप केवल हाँ ना में उत्तर देंगे कि आपको याद, उसलिए मैंने वहां लिखाया था पहले ही, आपको लगा होगा कि ऐसे लिखवा दिया और अभी आप क्लास में हैं, आप कहते लिंक नहीं होता है, तो भाई क्लास की बातें तो याद रहेगी ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक लाइन लिखाया था, लास्ट में 3 लाइन लिखाया था कि इस कालखंड में 3 प्रकार के राज्य थे, देसी रियासत 3 प्रकार के थे। ये मैंने लिखवाया है, इसी जगह लिखवाया था, मुझे याद है। अगर आपको याद ना हो तो देखो, मुझे याद है कि बोर्ड में मैंने कहाँ लिखवाया था।
ये सब बातें क्या होती है, याद करने का तरीका होता है, पता चल जाता है कि अच्छा वहां मैंने लिखा था, फिर ये बातें वहां लिखी होंगी, तो रिकॉल आपका हो जाएगा। क्या आपको याद है कि मैंने बताया था 3 प्रकार के राज्य कौन कौन से थे? तो आशा करता हूं कि याद होगा, और नहीं याद होगा अगर मेरे साथ ही आप लिख रहे हैं, पीछे जाकर के देख लीजिए तीनों प्रकार के राज्य कौन कौन से थे, और हाँ मैंने उत्तर देंगे तो मैं यहां पर आपको फिर आगे बढ़ जाऊंगा। अगर मान लो हाँ की संख्या अधिक आ गई तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं तो फिर पीछे जाकर के तीनों राज्यों को बताऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड अब आगे का पार्ट हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति तभी हम देखेंगे। ठीक, अच्छा गोरक्षनाथ पांडे ने मूवी देखी, चलिए कोई ने कहीं से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये से महाराजा दिलीप वापस इंडिया नहीं आए थे, नहीं कभी नहीं आ पाए, उनकी मृत्यु। इस पर एक मैंने पूर्वावलोकन वाला एक सीरीज करवाया था, उसमें एक प्रश्न भी पूछा था महाराजा दिलीप सिंह के ऊपर, कि महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु पेरिस में हुई थी, महाराजा दिलीप सिंह रूस भी गए हुए थे। इस प्रकार का एक क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, अगर पूर्वावलोकन वाला आप देखेंगे तो वहाँ पर अगर याद हो तो पूरी कहानी अगर जानना चाहेंगे तो मैं एडवांस वाला जब पढ़ाऊंगा तो उसमें इसको देख लेंगे। अभी इतनी कहानी की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कहानी बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अधिक कहानी में फंस जाएंगे तो कोर्स भी बहुत पीछे चला जाएगा। याद है? चलिए बहुत बढ़िया है। अब आपको याद है, आपने कह दिया तो मैं जरा आपको याद दिला दूं कि इस समय राज्यों की 3 श्रेणियां हुआ करती थी। देशी रियासतों की श्रेणी थी, जो राज्य पहले से स्वतंत्र था, जो राज्य ब्रिटिशों के से सहायक संधि स्वीकार कर चुके थे लेकिन पहले वो मुगल मराठों के अधीन थे, और वे राज्य जिनका निर्माण ब्रिटिशों द्वारा किया गया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किस पर लागू होगी? तीसरे प्रकार के राज्य पर लागू होगी। यहां देखेंगे, यहां थे ना, हाँ, विलय का सिद्धांत है, इसको मैं आगे ले लेता हूं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति का सिद्धांत कैसे लागू होता है मैं अगले बोर्ड पर लेता हूं। अगर मैं यहां कहूं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, ऑफ लैप्स की नीति क्या थी? लैप्स की नीति, अगर हम देखें इस नीति के तहत, या इस नीति को केवल उन राज्यों पर लागू किया गया, उन राज्यों पर लागू किया गया जिनका निर्माण ब्रिटिश कंपनी द्वारा हुआ, ब्रिटिश कंपनी द्वारा हुआ था। और आपको याद होना चाहिए कि ब्रिटिश कंपनी ने किसी राज्य का निर्माण क्यों किया, कैसे कैसे राज्यों का निर्माण किया था, जिसका निर्माण ब्रिटिश कंपनी द्वारा हुआ था नहीं, उसी राज्य पर लागू होगा। इस नीति को केवल उन राज्यों पर लागू किया गया जिसका निर्माण ब्रिटिश कंपनी द्वारा हुआ था। इस नीति के तहत इन राज्यों में यदि स्वाभाविक उत्तराधिकार नहीं हो, इन राज्यों में यदि स्वाभाविक उत्तराधिकारी ना हो, तो उत्तराधिकारी नहीं होने पर, क्या लिखा हमने? यदि इस नीति के तहत इन राज्यों में यदि स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं हो तो राजा को यह अधिकार नहीं दिया गया, तो राजा को यह अधिकार नहीं दिया गया कि वे गोद लेकर अपने गोद लेने की प्रक्रिया के माध्यम से, जिसको दत्तक पुत्र कहते हैं, गोद लेने की प्रक्रिया के माध्यम से क्या करते थे? गया कि वे गोद लेने की प्रक्रिया के माध्यम से अपने उत्तराधिकारी को नामित कर सके, अपने उत्तराधिकारी को नामित कर सके। ठीक है। इस नीति के तहत इन राज्यों में यदि स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं हो तो राजा को यह अधिकार नहीं दिया गया, वे गोद लेने की प्रक्रिया के माध्यम से अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त कर सके, यानी दत्तक पुत्र की अनुमति नहीं दी गई। दत्तक पुत्र की अनुमति नहीं दी गई, की अनुमति
नहीं दी गई, दत्तक पुत्र की अनुमति नहीं दी गई। दत्तक पुत्र समझते हैं? एक बार हां कर देंगे, नहीं दी गई। गोद लेने की प्रक्रिया क्या होती है? गोद लेने की प्रक्रिया का मतलब है दत्तक पुत्र यानी ऐसा पुत्र जो अपना जैविक पुत्र नहीं हो, मेरा वास्तविक पुत्र नहीं हो, और मैंने किसी अन्य पुत्र को ग्रहण कर लिया है। ऐसा अभी भी होता है, लोग दूसरे के संतान को गोद ले लेते हैं, जैसे अनाथालय जाते और वहां से हमने गोद लेने की एक रस्म को पूरा किया। रस्म नहीं है बल्कि कानूनी प्रक्रिया है, आप किसी बच्चे को ऐसे अडॉप्ट नहीं कर सकते। इसको हम एडॉप्टेशन कहते हैं। एडॉप्ट करना है, किसी बच्चे को हम एडॉप्ट कर लेते हैं, जो अपना बच्चा नहीं होता है उसको हम एडॉप्ट कर लेते हैं और उसको अपना पुत्र घोषित करते हैं। और भारत में यह प्रक्रिया आम है, भारत के हर जगह आम है कि किसी जो निसंतान दंपति है वह संतान दो तरीके से प्राप्त कर सकता है। अब तो एक नया तरीका आ गया है जिसको हम आईवीएफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। दूसरा एक है जो सबसे बुरा मुझे लगता है, और वह लगता है सरोगेसी वाला, कि हम दूसरे के किराए पर कोख ले लेते हैं और उसके माध्यम से हम संतान को उत्पन्न करते हैं। यह सबसे, मुझे तो लगता है सबसे बुरी प्रक्रिया है। और तीसरी प्रक्रिया है कि हम एडॉप्ट कर लेते हैं, यानी दूसरे के बच्चे को हमने कानूनी रूप से अपना बच्चा बना लिया। तो ब्रिटिशों ने कहा कि आप एडॉप्टेशन में नहीं जा सकते। अगर आपके पास संतान है तो ठीक, नहीं तो आप एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। एडॉप्ट करके हम किसी को संतान घोषित नहीं कर सकते हैं। पहले ऐसा होता रहा था, हम अपने भाई के पुत्र को, इसके पुत्र को, उसके पुत्र को एडॉप्ट कर लेते थे। अभी भी होता है, अभी भी आपने देखा एडॉप्टेशन होता होगा, शायद आप लोगों ने सुना हो। तो गोद लेने की प्रक्रिया नहीं होगी, दत्तक पुत्र की अनुमति नहीं होगी। ऐसे उत्तराधिकार विहीन राज्य को क्या करेगा? विहीन राज्य को, उत्तराधिकार रहित राज्य को क्या करेंगे? रहित राज्य का विलय ब्रिटिश राज्य में हो जाएगा। रहित राज्य का विलय कहां हो जाएगा? राज्य का विलय ब्रिटिश राज्य में हो जाएगा, राज्य में हो जाएगा। हम लोग बचपन से, मतलब मान लो कि बचपन से ही मतलब दिल्ली में रहने के दौरान बचपन से ही मुखर्जी नगर में ही रहना हुआ। मुखर्जी नगर रहते रहते जब छोटे हुआ करते थे, मैंने स्टूडेंट हुआ करते थे, तो मुझे जब मैंने फिल्म देखा वो वाला जो 12 फेल करके आया था ना, एक IAS, वो हम लोगों के दौर के ही थे, जो अभी मनोज करके बने हुए ना, जिसके ऊपर 12 फेल करके मूवी भी बनी हुई थी। तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प कहानी कही थी कि वो पैसा जुटाने के लिए, यानी उनके पास संसाधन नहीं था, तो वो जो बड़े बड़े घर होते हैं उसके कुत्तों को घुमाने का कार्य करते थे। यानी उसके पास चूंकि कुत्ते रखे जाते हैं घरों में जनरली, लेकिन उसको वॉकिंग कराने के लिए, बाहर घुमाने के लिए कोई लोग नहीं होता है, नौकर नहीं होता है। समय से उसको, कुत्ते को समय से आपको वॉक कराना पड़ता है। गांव समय तो कुत्ता अपना ही खेलता रहता है। उस बात को लेकर के हम लोग भी कभी कभी ना, यहाँ उसी समय की बात है कि उस समय थोड़ी गरीबी हम लोग को, मुझे तो वैसे बहुत पैसे की दिक्कत नहीं रही क्योंकि माता पिता अच्छी सर्विस में थे तो पैसा समय से मिल जाया करता था, लेकिन अधिकांश बच्चों को दिक्कत तो होती ही है। तो यहाँ पर ये ख्याल आता था जब सामने वाले घर में देखते थे कि कुत्ता जो होता है, डॉग है, पपी जो है, वह कितने चैन से रहता है। उस समय तो एसी वगैरह का तो कुछ सोचा नहीं जा सकता कि एसी में रहते होंगे। हम लोग गर्मी में रहते हैं, लाइट चली गई, गर्मी में है, और कुत्ते के लिए स्पेशल एसी लगा हुआ है, उसके लिए आइसक्रीम आ रहा है या कह रहा है। तो साथियों के बीच में ये वार्ता होती थी कि काश ये जन्म उसी में हुआ होता, उसी कुल में हुआ होता तो ज़्यादा बढ़िया था, क्योंकि उसको अधिक सुख मिल रहा था। तो वो कहानी मैंने जब पढ़ी तो मुझे बड़ी हंसी लग रही थी, क्योंकि ये सामान्य सी बात उस समय लगती थी। अब तो लोगों के पास पैसे आ गए तो उतनी दिक्कत किसी को नहीं होती होगी। लेकिन हाँ, एडॉप्टेशन की प्रक्रिया के माध्यम से जो गरीब बच्चे भी है, जैसे अनाथालय में बच्चे होते हैं, वो भी अच्छे घर में रहन सहन पाने के योग्य हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि एडॉप्टेशन की प्रक्रिया सबसे बेहतर प्रक्रिया है बच्चों को जीवन देने का। हमने क्या देखा? ऐसे उत्तराधिकारी रहित राज्य का विलय ब्रिटिश राज्य में हो जाएगा, ऐसा नियम बना दिया गया, ऐसा नियम बना दिया गया। इस प्रकार से क्या होता है? इस प्रकार से 1857 तक ब्रिटिशों ने, इस प्रकार 1858 तक या 1857 तक ब्रिटिशों ने भारत के प्रत्येक हिस्से पर, ब्रिटिशों ने भारत के प्रत्येक हिस्से पर
हिस्से पर या तो प्रत्यक्ष नियंत्रण हासिल कर लिया, या तो प्रत्यक्ष नियंत्रण हासिल कर लिया, अथवा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया, अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण के माध्यम से अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार कर लिया, अपने शासन को विस्तार कर लिया, शासन तथा शोषण, ध्यान रखिएगा दोनों अलग अलग। शासन गवर्नेंस, सोशल मतलब दोहन हो गया। अपने शासन व्यवस्था को, हाँ गांव में कुत्तों को भगाया जाता है, यहां से बफरिंग नहीं हो रही, यहां से कोई दिक्कत नहीं। देखो स्टूडेंट लाइफ एक अलग ही संघर्षपूर्ण लाइफ होता है। जिस लाइफ में आप लोग गुजर रहे हो ना, तो मैं तो गुजर चुका हूं, ये ईश्वर की कृपा कहो, माता पिता का आशीर्वाद कहो कि उस समय वह संघर्ष नहीं करना पड़ा, कि जो कि एक फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम, ईश्वर की कृपा ही कहे कि माता पिता ने सपोर्ट किया कि वो दिक्कत नहीं आई, कि कोई पैसे की दिक्कत हो रही, क्योंकि दोनों सरकारी सर्विस में थे तो शायद देना उनके लिए आसान भी था। और कुछ बहुत ज़्यादा घर में, या मेरी कोई ऐसी आदत भी नहीं थी बहुत अधिक खर्च करूँ। खर्च तो कभी मैं वैसे भी नहीं करता, अनावश्यक नहीं करता, जो आवश्यक है वही खर्च होगा। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट होकर के आप लोगों को भी शिक्षा दे सकता हूँ कि आपका भी व्यक्तित्व जो होना चाहिए ना, वो एकदम से नॉर्मल होना चाहिए। कोई दिखावे का लाइफ होना ही नहीं है। कितना भी आप पैसा कमा ले, कितना भी आप धन कमा ले, कोई दिखावे का लाइफ करने का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि उसको देखने वाला ही कोई नहीं है। आपको लगता होगा कि मेरे दिखावे को कोई देख रहा है, एकदम बेफजूल है। कोई नहीं देखता आपके दिखावे को, और देखता भी है तो उसका लोग मजाक ही उड़ाता है। इसलिए नॉर्मल लाइफ, अगर पैसा आपके पास बच रहा है तो उसको बचाइए, और उस पैसे को या तो दूसरों, अगर आप खुद उपभोग कर सकते हैं तो उपभोग करिए, और नहीं तो किसी के कल्याण पर लगाइए, उसी से आपका भला होगा। इस प्रकार हम क्या देखते हैं, 1857 तक ब्रिटिशों ने भारत के प्रत्येक हिस्से पर या तो प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया, अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण के माध्यम से अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया, और अपने शासन तथा शोषण दोनों, शासन और शोषण दोनों को व्यवस्थित करने के लिए अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन किए। अनेक प्रशासनिक कर देते हैं, अनेक प्रशासनिक, आर्थिक परिवर्तन किए, जिसे हम क्या करते हैं, जिसे अगले अध्याय में देखा जाए। ये मैं नहीं लिखता हूं क्योंकि फिर आप भी लिख देंगे, जिसे अगले अध्याय में देखेंगे, ये कहना ठीक नहीं है। उसने बहुत सारे आर्थिक सामाजिक परिवर्तन किए, सामाजिक नहीं बल्कि आर्थिक या राजनीतिक या कहें या प्रशासनिक परिवर्तन किए, क्योंकि प्रशासन को अपने हिसाब से ढालना होगा। जैसे प्रशासन में हम देखें तो केवल राज्य पर अधिकार कर लेने मात्र से तो काम नहीं चलेगा ना, अच्छी कानून व्यवस्था को देना पड़ेगा, न्याय व्यवस्था की स्थापना करनी पड़ेगी, और खुद कंपनी में भी भ्रष्टाचार ना हो जाए इसके लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए आप देखेंगे कि इसके बाद लगातार रेगुलेशन एक्ट आता रहा, जो कंपनी के कामकाज पर नियंत्रण रखता था, और कंपनी भी बहुत सारे अधिकारियों की सेवा लेता है। कलेक्टर है, न्यायपालिका है, एसपी यानी पुलिस सुपरिटेंडेंट की व्यवस्था होती है, थानों की व्यवस्था होती है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया जाता है। सारी व्यवस्था यहां हम स्थापित होते हुए अब देखेंगे अगले चैप्टर के साथ। इसलिए अगले चैप्टर का नाम हमारा क्या हो जाएगा, अगला चैप्टर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, ये चैप्टर यहीं कंप्लीट रहेगा। अगला चैप्टर हमारा ये प्रारंभ होगा कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियां और प्रशासनिक ढांचा कैसे बनता है, किस प्रकार की आर्थिक प्रशासनिक नीतियों को लागू किया था ताकि क्या बन सके,
ताकि बेहतर तरीके से शासन लागू कर सके और बेहतर तरीके से शोषण किया जा सके। क्योंकि मूल उद्देश्य जो होता है किसी भी औपनिवेशिक सरकार का, वह शोषण होता है। वह आपके ऊपर शासन भी कर रहा है इसलिए ताकि शोषण हो पाए। जैसे ब्रिटिशों के द्वारा बार बार कहा गया है कि मैं आपके ऊपर, जैसे भारतीयों ने कहा अंग्रेजों को, जिसे आप कहेंगे मैं कहूंगा कि आपने शोषण कर लिया, भारत का आपने शोषण कर लिया, भारत के संसाधनों का दोहन कर लिया। ब्रिटिश कहते हैं नहीं, मैंने आपके संसाधनों का दोहन नहीं किया है, मैंने तो बस अनायास ही आपको जीत लिया है। मेरी जीतने की कहाँ इच्छा थी, मैं तो यहाँ व्यापार करने के लिए आया था, आप लोगों ने ही मुझे मौका दिया कि आओ मुझे जीत लो। और लेकिन जब मैंने जीता तो मैंने आपके ऊपर बेहतर प्रशासन लागू किया, आधुनिक प्रशासन व्यवस्था को लागू किया। इसके लिए आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने आपको आधुनिक बनाया, मैंने आपके यहाँ अच्छे रोड बनाए, मैंने आपके यहाँ संचार की व्यवस्था लागू की, मैंने आपके यहाँ रेलवे बनाए, मैंने शिप चलाया, मैंने उद्योग धंधे की स्थापना की, मैंने आपका संविधान बनाने की संरचना शुरू की। नहीं तो आप लोग क्या थे, राजा के अधीन शासित होते थे, और राजा के अधीन शासित नहीं होते थे बल्कि आप शोषित होते थे। धर्मतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। आपको आधुनिक बनाया तो मैंने बनाया, ब्रिटिश ये कहते। लेकिन क्या सच में? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कि जब हम उपनिवेशवाद की प्रक्रिया को समझते हैं तो वहां पर स्पष्ट यह प्रक्रिया निर्धारित होती है कि ब्रिटिशों ने जो कार्य किया, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, वह सिर्फ और सिर्फ अपने और ब्रिटेन के फायदे के लिए की। इसमें भारत का कोई हित नहीं था। जैसे आप एक सामान्य सा उदाहरण ले सकते हैं, भारत में रेलवे का विकास किया गया, भारत में रेलवे लाइन ला गया। बहुत दिनों तक तो, अब तो खैर बच्चों में गलतफहमी नहीं होती है, बहुत दिन तक तो बचपन में मुझे ही गलतफहमी होती थी जब मैं भारत में भ्रष्टाचार देखता था, भारत के राजनेताओं में उस समय बचपन में भ्रष्टाचार देखता था। अब तो खैर मैं समझ जाता हूं क्या प्रक्रिया है। उस समय मुझे लगता था कि अगर ब्रिटेन के लोग नहीं आए होते तो पता नहीं यहां रेलवे लाइन आता भी कि नहीं आता। आप लोगों के मन में सवाल तो नहीं उत्पन्न होता है कि अगर ब्रिटेन ने रेलवे लाइन नहीं बिछाया होता तो क्या भारत में रेलवे लाइन आता या नहीं आता? आपको अब याद हो जाना चाहिए कि ब्रिटेन जब यहाँ आया था रेलवे लाइन जरूर बिछाया था, लेकिन उसने 50 से 60 हजार किलोमीटर बिठाया था। अब हम लाखों किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित कर चुके हैं, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर चुके हैं। आज भी न्यूज आया है इलेक्ट्रिफिकेशन पर। वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी, ना जाने कैसे कैसे हाई स्पीड ट्रेन को चला रहे हैं। क्या ये सब ब्रिटिशों ने दिया है? जब हम ये कर सकते हैं तो वो भी कर सकते थे, लेकिन तब करते जब हमें इसकी जरूरत होती। ब्रिटिशों ने रेलवे लाइन को बिछाया तो हमारे फायदे के लिए नहीं बिछाया। हम तो वैसे भी नहीं चढ़ते थे रेलवे पर, हमें तो बैलगाड़ी पर चढ़ना था और कहाँ जाना था। जो रिलेटिव होते हैं आसपास ही होते हैं। जैसे अभी आपके क्लास में एक बच्चे ने कहा था मैंने आज तक रेलगाड़ी देखी ही नहीं। क्या आपने शिप पर चढ़ा? क्या आप रेलगाड़ी पर चढ़ते हैं? क्या बस पर चढ़ करके फ्रिक्वेंट आप कहीं जाते हैं? संभव ही नहीं है। सभी रिश्तेदार आसपास में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन कहाँ जाना होता है? बाजार तक नहीं जा पाते। अधिकांश बच्चे ने अपने 20 किलोमीटर के बाद के बाजार को नहीं देखा होगा। तो उस समय जब आपने अभी नहीं देखा तो क्या उस समय हमें रेलवे की जरूरत थी? कहाँ जाते रेलवे पर चढ़ करके? गांव से निकल करके, कन्नौज से निकल करके क्या चले जाते कलकत्ता? कलकत्ता जाके क्या करते? इसलिए हमें रेलवे की जरूरत नहीं थी। ब्रिटिशों ने बनाया रेलवे तो अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया, उसको सामान ढोना था, उसको सैनिक पहुंचाना था। इसलिए ब्रिटिशों ने हमारा हर विधि शोषण किया, और चाहे वो प्रशासनिक सुविधा का विस्तार किया गया हो या आर्थिक सुधार किया गया हो, भू राजस्व व्यवस्था आदि के रूप में, सब कुछ किया तो अपने फायदे के लिए, मेरे फायदे यानी भारतीयों के फायदे के लिए बिल्कुल नहीं किया। क्या इस बात से आप सहमत हैं? क्या इस बात से सहमत है? आप पहले सोचते थे स्कूल, ठीक है, आवाज तो यहां से आ रही है, यहां कोई दिक्कत नहीं। नहीं, क्लास 6 तक नहीं लेंगे, आज यही चैप्टर को खत्म करेंगे, क्योंकि नया चैप्टर शुरू करेंगे फिर उलझ जाएंगे, फिर वो चैप्टर 2 लाइन चलेगा और खत्म ही हो जाएगा। इसलिए क्लास को आज यही एंड कर देते हैं, आप लोग भी फ्री कर देते हैं, क्योंकि नया चैप्टर हमें शुरू करना है। नए चैप्टर को हम शुरू करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नए चैप्टर को अभी जस्ट शुरू करेंगे, भूमिका बंधेंगे, फिर समय खत्म हो जाएगा। इसलिए नया चैप्टर कल ही शुरू करेंगे। कल आपकी क्लास जैसे चल रही है चलती रहेगी। देखते हैं अगर 10वीं को भी आप लोग क्लास लेने के लिए तैयार होते हैं, क्लास लेंगे। जो विजयादशमी का दिन होता है तो उस दिन भी अगर आप लोग क्लास के लिए तैयार होते हैं तो मैं तो तैयार ही हूँ। 1.5 घंटे ही, 1 घंटे ही सही, लेकिन क्लास को लिया जा सकता है। और बाकी जो भी दिक्कत होगी उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर हेल्प ले सकते हैं।
ठीक है बच्चे। नहीं नहीं, वैसा हम लोग मानते नहीं है ना, वैसा नहीं मानते हैं, वैसा नहीं मानते हैं। ऐसा सोचते थे इसलिए कि उसमें हमें नॉलेज नहीं होता है ना, बचपन में इतना नॉलेज नहीं होता है, इसलिए हम ऐसा सोच लेते हैं। बचपन में इतना नॉलेज नहीं होता इसलिए सोच लेते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आज समय नहीं कमाते, आप फ्री हो जाइए। और यहाँ पर गोरक्षनाथ पांडे नमस्ते। चलिए ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत होगी तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे। बाय एंड टेक केयर।